नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम आरएएस का अब जो सिलेबस बचा हुआ था और पीएसआई का लगभग दोनों का सेम सा ही है और हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको अब वित्तीय बाजार और इसकी संरचना के साथ साथ जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, हो सकता है कि हम आज इसको 2-3 घंटे की क्लास में कंप्लीट कर लें, तो हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। तो आप मेरा साथ दीजिएगा। दोस्तों, हमने इससे पहले वित्तीय बाजार, आरबीआई, मौद्रिक नीति, साथ ही साथ गुणात्मक और मौद्रिक उपाय हैं वो समझे थे। इसके अलावा हमने मुद्रा के बारे में समझा था। अब हम चलते हैं वित्तीय बाजार की संरचना की ओर और अधिक डीप। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि मुद्रा बाजार, आपको पता है कि 1 साल से कम का जो बाजार है वो मुद्रा बाजार कहलाता है और मुद्रा बाजार का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। और पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की जब हम बात करते हैं तो दीर्घकालीन ऋण के लिए जो दीर्घकाल के लिए जो ऋण की व्यवस्था करता है वो हमारा कैपिटल मार्केट करता है और इसे सेबी नियंत्रित करता है। दीर्घकालीन ऋण के लिए है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म मतलब मुद्रा बाजार हमारे अल्पकालिक ऋण के लिए है। अब मुद्रा बाजार के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? हमारे पास आता है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है दोस्तों? एक दिन से या एक दिन के लिए आपने ऋण लिया, या हम उसको कह सकते हैं कि अगर उसको 14 दिन के लिए बढ़ा दिया तो उसे शॉर्ट नोटिस मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम एक और देख सकते हैं हमारे मुद्रा बाजार का उदाहरण। देखिए, ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या है दोस्तों? एमएसएमई की जो रसीदों की खरीद बिक्री के लिए जो प्लेटफॉर्म है ना, वो है हमारा ट्रेड्स। हालांकि इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं और भी इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। अब एक है हमारे पास वाणिज्य बाजार। वाणि वाणिज्य बाजार, वाणिज्य बिल की बात करें या कॉमर्शियल बिल की, तो कंपनियों के लिए ना जो अग्रिम भुगतान के लिए जो मदद करता है वो है हमारा कॉमर्शियल पेपर। अब हम चलते हैं पूंजी बाजार की ओर। पूंजी बाजार की ओर जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे पिछले वाली स्लाइड में से बच गए थे तो मैंने यहाँ आपको कंप्लीट करवा दिए। अब हमारे पास आता है पूंजी बाजार, और पूंजी बाजार का नियंत्रण कौन करता है? सेबी करता है, ठीक है। अब दोस्तों, जी सैक, ठीक है। सबसे पहले हमें जी सैक को समझना होगा, या हम सरकारी प्रतिभूतियों को समझते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को समझने में हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण होता है जी सैक। जी सैक क्या है दोस्तों? जी सैक सरकार द्वारा जारी दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए जो सिक्योरिटीज प्रदान की जाती है वो हमारी जी सैक कहलाती है। जी सैक की बात करें तो आपको पता है गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहते हैं। ये हाईएस्ट विश्वसनीयता होती है, क्योंकि आपका पैसा सरकार के पास है, सरकार आपको पैसा देगी और सरकार से ज्यादा अविश्वास पात्र किसी देश के लिए कुछ नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम जब राज्य सरकार द्वारा ये जी सैक जारी करती है, क्योंकि जी सैक तो केवल केंद्र सरकार जारी कर सकती है, लेकिन जब राज्य सरकार इससे संबंधित कोई कार्य करती है या ऐसा कोई पत्र जारी करती है तो हम उसे कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जारी किए जाते हैं। अब हम इसको दूसरा देखते हैं, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की बात करें दोस्तों, तो सरकार ने हमारे आयात को, सोने के जो आयात है उसको कम करने के लिए सोने के मूल्य के जो बॉन्ड है वो जारी किए, जिसके अंदर आरबीआई की ओर से बॉन्ड इशू किए जाते हैं सोने के ग्राम में, ठीक है। और उनको निवेशकों को प्रदान किए जाते हैं। अब इसमें सीमा है दोस्तों, व्यक्ति तो 4 किलो खरीद सकता है और ट्रस्ट के लिए 20 किलो। और इसके अंदर जो अभी वर्तमान ब्याज है वो 2.5% है और ये समय के अनुसार बदलती रहती है। अब एक और है सरकारी प्रतिभूतियों के अंदर, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, आईआईबी। क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर जैसे आपको 100 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, 100 रुपए का बॉन्ड है, तो आपको इसके अंदर जो मुद्रास्फीति की दर पर कुछ आपको एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है, जिससे निवेशक जो मुद्रास्फीति की लागत है उससे बच जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हमारे पास अन्य बॉन्ड और डिबेंचर्स की बात करें, तो दोस्तों आपको पता है कि एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के प्रकार हैं, जिसके अंदर हम ग्रीन बॉन्ड की बात कर सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड का मतलब हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए जो जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं वो ग्रीन बॉन्ड कहलाते हैं। अब मसाला बॉन्ड है दोस्तों। अब मसाला बॉन्ड के बारे में आपको याद रखना है कि भारत के रुपए के अंदर विदेशों में जारी किए जाते हैं, विदेशों से पैसा उठाने के लिए।
कूपन बॉन्ड आपको पता है कि एक निश्चित कूपन पर होता है और उनकी खरीद फरोख्त होती रहती है। जीरो कूपन बॉन्ड, या इसे हम कह सकते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड को डिस्काउंट पर होते हैं, जैसे 100 रुपए का है लिखा हुआ फेस वैल्यू, तो वो डिस्काउंट पर जारी होंगे, 80 पर ही जारी होंगे। ठीक है, अंकित मूल्य पर, मतलब छूट पर खरीद की जाती है और अंकित मूल्य पर बिक्री की जाती है। जैसे मैंने लिख दिया कि भाई 100 रुपए हम इसको देंगे, अब वो जैसे मैंने बाजार में 80 रुपए में बेचा हो। ठीक है, अब आता है कि डिबेंचर्स। देखो दोस्तों, सबसे पहले रेम्यूबल आता है। रेम्यूबल, उसको दो भागों में बांट सकते हैं हम, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। देखो दोस्तों, मोचनियों की जब हम बात करें तो शेयर, हालांकि इसको बदले जा सकते हैं, परिपक्व जैसे ही हुआ उसकी अवधि पर इनको भुनाया जा सकता है। और शेयर, जब नॉन कन्वर्टेबल की बात करें तो शेयर नहीं बदले जा सकते। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, वैसे ये ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है अब हमारे पास, देखिए दोस्तों, बाजार के अंदर दो मार्केट होते हैं। एक तो हम प्राइमरी मार्केट की बात करेंगे और दूसरा सेकेंडरी मार्केट की बात करेंगे। सेकेंडरी मार्केट की बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं। और प्राइमरी मार्केट का सीधा सा मतलब है कि पहली बार नई नई प्रतिभूतियों को हमारे बाजार के अंदर लेकर आना क्या कहलाता है? ये किसका कार्य है? प्राथमिक बाजार कहलाता है। प्राथमिक बाजार के अंदर आपको सामने ये कंपनी है, ये आईपीओ या एफपीओ जारी करेगी। पहली बार जब कंपनी अपने बाजार में शेयर लेकर आती है तो आईपीओ या एफपीओ निकाल लेती है और वो निवेशकों को लिए खुदरा बाजार में बेचने के लिए जारी करती है। कंपनी और निवेशकों के बीच सीधा लेन देन होता है, यही प्राथमिक बाजार कहलाता है। अब दोस्तों, जो कंपनी ने पहले जारी कर चुकी, अब उनकी मौजूदा प्रतिभूतियां हैं या मौजूदा शेयर्स हैं, उनकी खरीद की जाती है या बिक्री की जाती है, तो वो है हमारे द्वितीय बाजार का उदाहरण। जैसे कि मैंने आईपीओ को पहले ही खरीद लिया था, अब स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से मेरे आईपीओ उसके अंदर रखे हुए हैं, है ना। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैंने अपना अकाउंट बना रखा है और अकाउंट बनाने के बाद अगर किसी को शेयर चाहिए तो खरीद लो, अगर ये मेरे को शेयर बेचने हैं तो इसके माध्यम से मैं बेच सकता हूं। तो यहाँ जो भी खरीद और बिक्री होगी वो दोस्तों हमारे द्वितीय बाजार का उदाहरण है। इसके अंदर निवेशकों के बीच में आपसी लेन देन होता है, लेकिन कंपनी का इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, और ये किसके माध्यम से होता है? स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। प्राथमिक बाजार की बात करें दोस्तों, तो प्राथमिक बाजार आईपीओ और एफपीओ और राइट इशू, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको हमको समझना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कंपनी होती है। कंपनी को अगर अपना आईपीओ जारी करना है तो आईपीओ के पहले प्रबंधन करता है, प्रबंधन करेगी कोई ना कोई कंपनी, और प्रबंधन करने को जो पूरा प्रक्रम होता है उसको हम कहते हैं अंडरराइट्स। अब अंडरराइट्स अपना एक परफॉर्मा बनाते हैं, प्रोस्पेक्टस बनाते हैं और फिर उसे सेबी के अंदर प्रस्तुत करते हैं। सेबी के बाद से अप्रूवल हो जाने के बाद उसे बुक करते हैं बेचने और खरीदने के लिए, साथ ही साथ कीमत निर्धारण के लिए। और सेबी के माध्यम से ये जनता के माध्यम में बेचने के लिए जारी कर दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एफपीओ क्या होता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। जब कंपनी बाजार में एक अतिरिक्त शेयर जारी करती है, मतलब पहले से शेयर जारी किए हुए हैं और अधिक शेयर जारी करती है, तो वो एफपीओ कहलाता है, फॉलो ऑन अ पब्लिक ऑफर। ठीक है, और जब हम राइट इशू की बात करते हैं तो राइट इशू क्या है कि मौजूदा शेयरों को अतिरिक्त शेयर जारी करना राइट इशू कहलाता है दोस्तों। अब शेयर पूंजी के ना चार स्तर होते हैं दोस्तों। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, कंपनी द्वारा जुटाई जा सकने वाली अधिकतम राशि क्या कहलाती है? ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, कंपनी द्वारा जुटाई जा सकने वाली अधिकतम राशि, मैक्सिमम अमाउंट ए कंपनी कैन राइज वाया शेयर्स। ठीक है, जारी पूंजी मतलब इशू कैपिटल, अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जो जनता को ऑफर किया जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के शेयरों के रूप में बेच दिया जाता है। सब्सक्राइब पूंजी, सब्सक्राइब पूंजी की जब हम बात करें, जारी की गई पूंजी का वह हिस्सा जिसमें जनता के द्वारा आवेदन किया जा चुका है। ठीक है,
अब आपको पता है कि अपन चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो सीधा सा मतलब कि वो भाई जनता के लिए खुला छोड़ दिया गया है, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं आप। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है दोस्तों निवेशकों के द्वारा वास्तव में चुकाई गई अंतिम राशि। ठीक है, पेड अप कैपिटल मतलब आपका शेयर है और उसके बाद निवेशकों ने आपके द्वारा जो जितनी भी धनराशि जुटाई है, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाएगी, आपकी पेड अप पूंजी। इसको हम ट्री से याद कर सकते हैं, जो हमारा पेड़ है, पेड़ के बाद में आपको पता है कि पेड़ का मतलब पेड़ जो होता है, क्योंकि वो वास्तव में हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। और वैसे ही यदि कंपनी की पेड अप कैपिटल की बात करें तो वो वास्तव में कंपनी के निवेशकों द्वारा चुकाई गई वह राशि है जो अंतिम रूप से कंपनी के पास आती है। सब्सक्राइब पूंजी का मतलब आपको पता ही है कि जनता के द्वारा जारी की गई पूंजी का वह हिस्सा जिसके लिए जनता ने आवेदन कर दिया है। और जारी इशू कैपिटल जनता की अधिकृत पूंजी का वह भाग या हिस्सा जो जनता को ऑफर किया गया हो, जारी पूंजी कहलाती है। और अधिकृत पूंजी या ऑथराइज कैपिटल कंपनी के द्वारा जुटाई जा सकने वाली अधिकतम राशि। अब सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं दोस्तों, तो सेकेंडरी मार्केट का सीधा सा नियंत्रण करता है कौन, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये क्या करता है दोस्तों, प्रतिभूतियों का व्यापार करता है, जैसे बॉन्ड हुए या शेयर हुए। सूचीबद्ध कंपनियों की जानकारी प्रदान करता है, कीमत के निर्धारण का एक मंच है, और ये साथ ही साथ इंडेक्स भी जारी करता है जिसके द्वारा बाजार की स्थिति को बनाया जा सकता है। अब दोस्तों चलते हैं हम हमारे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। ठीक है, आपको सबसे पहले पता है कि हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें बीएसई और एनएसई। और आपको पता है कि ये दोनों मुंबई में स्थित है और स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपको ध्यान रखना है कि ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और ये 1875 के अंदर कब स्थापित किया गया, 1875 के अंदर। ये दोस्तों बी एस ई, ये 5 से आप याद कर सकते हैं 75। ठीक है, और इसके सूचकांक है ना दोस्तों, सेंसेक्स 30 और बीएसई 100 है। ये महत्वपूर्ण है, सेंसेक्स 30 और बीएसई 100। अब एनएसई की जब हम बात करते हैं दोस्तों, एनएसई का आपको पता है कि हमें 1992 के अंदर इसे स्थापित किया गया, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके जो सूचकांक है वो निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी और 50, निफ्टी 50 और निफ्टी 500। अब एक और हमारे पास आधुनिक रूप में चल रहा है, वो है सोशल सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि जिसका उद्देश्य है सामाजिक परियोजनाओं जैसे गरीबी भूख के लिए धन जुटाया जाना, और ईशांत हसन कमेटी या ईशान हसंत पैनल के माध्यम से इसकी सिफारिश की गई सोशल स्टॉक एक्सचेंज। हसन की जगह आप इसको याद रख सकते हैं हुमन। ठीक है, तो आपको एच से एच याद रह जाएगा कि भाई सोशल कार्य किसके करने हैं, ह्यूमन के लिए। तो ईशान हसन पैनल। अब दोस्तों सेबी की बात करें तो आपको पता है कि सेबी की स्थापना 1988 के अंदर हुई। अब एस आ रहा है, देखो दोस्तों, अब इसको हम ऐसे कर देते हैं तो 88 आ जाएगा, 88 कर देंगे। ठीक है, या इस बी को ले सकते हैं, सेबी 88। ठीक है, सेबी की स्थापना 1988 के अंदर हुई, 1988। और आपको पता है कि सेबी एक्ट कौन सा है, 1992 के अंदर सेबी एक्ट आया था। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, सेबी का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई के अंदर। संरचना की बात करें सेबी की, तो सेबी के अंदर दोस्तों एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और 8 सदस्य होते हैं। 1 प्लस 8 मतलब टोटल हो गए 9 लोग। 9 लोग के अंदर दोस्तों एक तो आरबीआई से आएगा, 2 वित्त विभाग से आएंगे, ठीक है, या वित्त मंत्रालय से, और 5 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों हम 8 सदस्यों को एक, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि पहला आरबीआई, आरबीआई से, दूसरा फाइनेंस कमीशन से, और तीसरा गवर्नमेंट से। ठीक है, ये 3 लोग, 3 संस्थाओं के लोग इसके अंदर कार्य करेंगे। ठीक है, 9 सदस्य हो गए। किस किस को रेगुलेट करता है आगे को देखेंगे हम, वैसे बॉन्ड को, शेयर्स को और डिबेंचर्स, बहुत सारी चीजों को ये नियंत्रित करता है। अब सेबी के कार्यों की देख लेते हैं दोस्तों। ये निवेशकों का प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाता है, कंपनी की गुप्त जानकारी का उपयोग करके शेयरों को खरीद खरीद और बिक्री को ये रोकता है ना। सर्किट ब्रेकर का काम करता है, यदि कोई शेयर 5 से 10% का उतार चढ़ाव करता है तो ये ट्रेडिंग को
उनकी उस शेयर की ट्रेडिंग को रोक देता है। एक स्कोर्स एक ऑनलाइन इसका प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं शेयर बाजार से रिलेटेड। अब बाजार के हम और अधिक निवेशकों को देखते हैं तो निवेशक कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले है गतिविधि के आधार पर और दूसरा है हमारे निवास के आधार पर। गतिविधि के आधार पर दो हो सकते हैं, एक तो सट्टेबाज और एक वास्तविक। देखिए दोस्तों, जब सट्टेबाजों की बात करें तो हम तेजड़िए और मंदड़िए, ठीक है, बुल और बियर। बुल का मतलब होता है कि भविष्य के अंदर वह सोचता है कि कीमतें बढ़ेगी, ठीक है, और बेयर का मतलब होता है कि वह सोचता है कि भविष्य के अंदर कीमत गिरेगी। अब निवास के आधार पर बात करें तो दोस्तों घरेलू इन्वेस्टर होते हैं और घरेलू इन्वेस्टर्स को हम कहते हैं कि ये नए आइडिया के साथ आते हैं और इन्हें एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। अब दोस्तों हमारे पास आता है विदेशी निवेशक। विदेशी निवेशक को आईआईएफ और क्यूएफआई के नाम से जानते हैं हम। दो प्रकार के हो सकते हैं ये। आईआईएफ मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए और क्यूएफआई का मतलब क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए। तो हम इसको आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब हम बात करें निवेश के अन्य साधन कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों। एसआईपी और ये बहुत सारे हम आगे पढ़ लेंगे इनको। तो इसमें अंदर क्या होता है दोस्तों कि एक पैसा का पुल बनाया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है, ये लोगों का पुल बनाया और इसके द्वारा पैसा इकट्ठा किया गया। पैसा इकट्ठे करने के बाद एक मैनेजर या कंपनी को दिया गया और वो कंपनी अपना पोर्टफोलियो बनाएगी और वो शेयर और बॉन्ड्स के अंदर निवेश करेगी, ठीक है। बॉन्ड इसके अंदर निवेश करने के साथ साथ ये सब कुछ जो एग्जाम्पल है ना दोस्तों, ये पुल मनी के हैं जिसके अंदर एक साथ पैसा इकट्ठा किया जाता है। यूएलआईपी, ईएलएसएस, है ना, ये सब गोल्ड ईटीएफ, ये सब कुछ एक ही प्रकार के उदाहरण है जहां पर मनी पुल बनाया जाता है। अब दोस्तों इसके बात करें, आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो हमारे अंतर्निहित परिसंपत्ति होती है ना, उसको हम शेयर और बॉन्ड आदि के नाम से जानते हैं। और आपको पता है डेरिवेटिव्स का सीधा सा मतलब होता है कि अनुबंध। इसका मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति से प्राप्त होता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स मतलब आपको एक चीज याद रखना है कि भाई अनुबंध। अब हाई रिस्क फंड कौन कौन से होते हैं दोस्तों। वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड हाई हाई रिस्क मतलब फंड में से एक होता है जहां इन्वेस्टर अपना वीसीएफ स्टार्टअप्स को डायरेक्ट देते हैं। डायरेक्ट देने के साथ साथ इसके साथ हाई रिस्क भी होती है कि पैसा डूब भी जाए और ये भी है कि स्टार्टअप अगर उठ गया तो इनके पास रिटर्न भी बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा। हेज फंड की बात करें दोस्तों, अमीर निवेशकों के लिए है ये उच्च रिटर्न और उच्च जोखिम वाले फंड्स हैं, ठीक है। इनविट्स और REITs रिट्स, ये रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए है। अब दोस्तों विदेशी निवेश के तीन रास्ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ARD, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसके अंदर नॉन अमेरिकन कंपनी है जो अमेरिका के बाजार के अंदर निवेश करना चाहती है, तो वो क्या करेगी दोस्तों कि वो डिपॉजिटरी बैंक के अंदर जाएगी यूएसए के अंदर और ARD इशू करवाएगी और अमेरिकन इन्वेस्टर्स का या अमेरिकी कंपनी के अंदर निवेश कर सकती है। वैसे ही दोस्तों ग्लोबल डिपॉजिटरी सिस्टम है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, जिसके अंदर नॉन यूरोपियन कंपनी डिपॉजिटरी बैंक में जाएगी यूरोप के में, वहां से GDR जारी करवाएगी और फिर वो यूरोपीय कंपनी के अंदर निवेश कर सकती है। वैसे ही इंडियन बाजार के अंदर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, जो अगर फॉरेन कंपनी कोई भारत के बाजार में निवेश करना चाहती है तो वो इंडिया की डिपॉजिटरी बैंक में आएगी, है ना, IRDS जारी करवाएगी और इन्वेस्टर्स इंडिया की कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है दोस्तों पार्टिसिपेटरी नोट्स, या हम इसे कह सकते हैं पी नोट्स। पी नोट्स की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स FFI मतलब रजिस्टर्ड विद सेबी, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट के माध्यम से रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ, और फॉरेन इन्वेस्टर्स इनके FFI के माध्यम से इंडियन कंपनी के शेयर्सों की खरीद और बिक्री करते हैं, तो वो दोस्तों हमारे पी नोट्स कहलाएंगे। विदेशी निवेशकों को इसके साथ सेबी के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण दरों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ सेबी के खाते और सेबी के माध्यम से जो सुधार किए गए उसकी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बेंचमार्क दरों की बात करेंगे और बेंचमार्क दर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे लाइबोर की। लाइबोर का मतलब होता है कि लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट,
अर्थात बैंकों के बीच जो ऋण लेने के लिए लंदन के बाजार के अंदर जो बैंक आपस में ऋण का आदान प्रदान करते हैं वो किस बेंचमार्क दर को आधारित करते हैं, वो है लाइबोर को, और दूसरा है माइबोर। अगर बैंकों को भारत के अंदर अपनी पैसे को किसी को लोन देना है या लोन लेना है बैंक से बैंक, तो वो माइबोर के माध्यम से करते हैं, और माइबोर का पूरा नाम मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होता है। डीमैट खाता भी आपको जान लेना चाहिए दोस्तों। इन्वेस्टर होता है वो एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से अपनी एक डिपॉजिटरी खुलवाता है, और डिपॉजिटरी खुलवाने के साथ साथ अपने डिपॉजिटरी के अंदर वह शेयर के सर्टिफिकेट रख सकता है, होल्ड कर सकता है उनको, और बॉन्ड भी उसके माध्यम से खरीद सकता है। कुल मिला के डीमैट खाता वह खाता है जो शेयर या बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने पास रखता है। अब दोस्तों सेबी ने अपनी व्यवस्था को सुधार करने के लिए कुछ सुधार किए गए थे, जिसके अंदर T2 सेटलमेंट होता है। मतलब एक तो आपका जो ट्रांजैक्शन किया उस दिन का दिन, और 2 दिन के अंदर आपका पूरा सेटलमेंट कर लिया जाएगा। इससे प्रोसेस दुगनी हो जाती है। अब दोस्तों सेबी ने एक ग्रे मार्केटिंग पर भी रोक लगाई है, अर्थात लिस्टिंग से पहले आईपीओ की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रे मार्केटिंग ट्रेडिंग। ठीक है, यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम सेबी ने जारी किया गया, जो 1 अप्रैल 2025 से जारी किया गया था। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं, बीएसई के अंदर कितने स्टॉक शामिल होते हैं आप देख सकते हैं। कंपनी निवेश के बदले शेयरधारकों से क्या प्राप्त करती है, लाभांश और बोनस शेयर। भारत के संगठित मुद्रा बाजार का सबसे अस्थिर भाग कौन सा है दोस्तों, कॉल मनी, ये याद रखना है, और आप इसको तो आसानी से कर ही देंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब दोस्तों चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। अब आइए दोस्तों, अब हम बजट को देख लेते हैं एक बार। बजट की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम बजट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनुमानित आय अर्थात इनकम और एक्सपेंडिचर अर्थात व्यय का लेखा जोखा जो रखा जाता है, हम उसे ही क्या कहते हैं, बजट। अब हम बातें हैं कि संवैधानिक प्रावधान है क्या भाई इसका, तो बिल्कुल संवैधानिक प्रावधान है हमारे आर्टिकल 112 के अंदर। और इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों, आपको पता है 112 वैसे तो एक इमरजेंसी नंबर है, और इमरजेंसी आपको पता है इमरजेंसी में किसकी आवश्यकता होती है, हमारे पास पैसे की, और पैसा किसके माध्यम से मिलता है, बजट के माध्यम से। और हमारे आर्टिकल 112 के अंदर भारतीय संविधान के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की है, जहां संविधान में बजट शब्द का कहीं भी हमको उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम एक बार पूरी ऐतिहासिक यात्रा पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे बजट का प्रारंभ होता है 1860 के अंदर। 1860 के अंदर हमारे पास पहला बजट औपनिवेशिक काल में प्रस्तुत किया जाता है, और जेम्स विल्सन के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 1947 में पहला बजट हमारा आर के षणमुख शेट्टी द्वारा 26 नवंबर को पेश किया गया। देख रहे हैं दोस्तों, कब किया गया, 26 नवंबर को। 1955-56 में बजट की हमारी हिंदी में छपाई शुरू हो जाती है। 2017 से रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया जाता है, और इसकी तारीख 1 फरवरी कर दी गई दोस्तों। 2021-22 के अंदर दोस्तों हमारा पहला पेपरलेस बजट जारी किया गया। 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहला बजट, 1947 में आर के षणमुख शेट्टी द्वारा 26 नवंबर को हमारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया। 1955-56 से हिंदी में इसकी छपाई शुरू हो जाती है। 2017 के अंदर रेल बजट को आम बजट में बदल दिया गया, और इसकी तारीख 1 फरवरी कर दी गई। 2021-22 के अंदर दोस्तों पहला पेपरलेस या कागज रहित बजट पेश किया गया। अब दोस्तों बजट के अंदर क्या होता है, बजट की संरचना की बात करें तो बजट के अंदर सबसे पहले होता है प्राप्तियां होगी, या फिर उसके अंदर कुछ व्यय होगा। ठीक है, प्राप्तियों की बात करें तो प्राप्तियां दो प्रकार की हो सकती है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, वैसे ही व्यय की अंदर हम बात करें तो व्यय भी राजस्व व्यय हो सकता है। अब दोस्तों राजस्व प्राप्तियों की जब हम बात करते हैं तो वो दो प्रकार से होती है, एक तो कर और एक गैर कर। कर की बात करें तो
कर हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंदर जब हम बात करते हैं आयकर, निगम कर, पूंजीगत लाभ कर। प्रत्यक्ष के अंदर जीएसटी और सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क। गैर कर, हाँ, तो गैर कर राजस्व प्राप्तियां में कि भाई हमसे ब्याज वसूली की हमने किसी से, हमको लाभांश प्राप्त हुआ, हमने किसी से अनुदान लिया, शुल्क लिया, हमने जुर्माना लिया, तो ये नॉन टैक्स कर कहलाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियों की। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो दोस्तों हमारे पास पूंजीगत प्राप्तियां दो प्रकार से हो सकती है। एक तो हम डायरेक्ट किसी से ऋण ले लें, तो वो भी हमारे पास पूंजीगत प्राप्ति है। और एक गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ले ले, जैसे कि हमारे हमने किसी को ऋण दिया था और वो वापसी हो गई, या हमने अपने उद्योगों का या किसी भी जो हमारी सरकारी कंपनी है या सरकारी उद्योगों का हमने विनिवेश कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो हमारी दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां हो जाती है। लेकिन आपको पता है विनिवेश से हमारे पास जो कुल परिसंपत्ति है वो कम होती है। तो दोस्तों हमें राजस्व प्राप्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कौन सी प्राप्तियां बढ़ाने का? राजस्व प्राप्ति का, क्योंकि इसमें सरकार की देयताएं नहीं बढ़ती। और पूंजीगत प्राप्तियां हम प्राप्त कर रहे हैं या पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से हम ऋण या हम पैसा ले रहे हैं, तो दोस्तों आपको पता है कि ऋण भी हमें चुकाना पड़ेगा, हमारी देयताएं बढ़ेगी। गैर ऋण लिया जिसके अंदर हमको ऋण वापसी हो जाती है तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर हमने विनिवेश किया तो आपको पता है कि हमारे पास सरकार के जो असेट्स हैं वो कम होंगे। अब दोस्तों हम व्यय की बात करते हैं। दोस्तों व्यय की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय की बात करें दोस्तों तो हमारे पास इससे आय के संसाधन और अधिक सृजित होते हैं। जैसे हम परिसंपत्ति निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय अगर हमको किस किस में यूज ले सकते हैं, हम परिसंपत्ति निर्माण के लिए जैसे सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे विस्तार आदि के लिए हम किसका किसका संयोग लेते हैं? हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जिसके अंदर ऋण, रक्षा पूंजी और इन आदि पर व्यय किया गया हमारा पूंजीगत व्यय कहलाता है। अब दोस्तों राजस्व व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय सरकार के लिए सबसे अगर ज्यादा बढ़ता है तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं पूंजीगत व्यय को कम करना पड़ेगा। और राजस्व व्यय के उदाहरण हैं दोस्तों, अगर आपको वेतन देना है, पेंशन देनी है या सब्सिडी देनी है, ब्याज का भुगतान करना है या रक्षा का रखरखाव करना है, तो ऐसे खर्चे जो दोस्तों आपको पता है कि सरकार को करने ही पड़ेंगे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए, या अपने रोज रोज कह सकते हैं कि हम रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, वैसी वाली अगर सरकार के साथ स्थिति है और राजस्व व्यय बहुत अधिक है तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ दिक्कत है। सरकार का अपना पूंजीगत व्यय कम करना होगा, जिससे कि उसके अंदर जो दीर्घकालीन निवेश है उसको कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। ये हो गई दोस्तों बजट की संरचना। अब दोस्तों अब रेवेन्यू को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले रेवेन्यू की प्रकृति की बात करें तो रेवेन्यू अर्थात राजस्व। देखिए दोस्तों ये जब हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो जो हमारा राजस्व होता है, मतलब कोई सा भी जैसे व्यय हो या राजस्व प्राप्तियां हो, ये नियमित रेगुलर होती है और रिकरिंग रिकरिंग होती है, मतलब इनकी आवर्ती लगातार चलती रहती है। राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो सरकार की कोई देयताएं नहीं होती है, क्योंकि ये ज्यादातर किससे होती है? कर से प्राप्त होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होती है। इसके अंदर सरकार की राजस्व प्राप्तियों के अंदर लायबिलिटीज नहीं होती है। राजस्व जहां भी आ जाए वहां सीधा सा याद रखना है कि भाई रेवेन्यू के अंदर लायबिलिटीज नहीं होती है। इसके अंदर परिसंपत्तियां भी कम नहीं होती है, राजस्व नाम आ जाए तो बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। अब राजस्व व्यय की बात करें, प्राप्तियों के अंदर तो कर ली, व्यय की बात करें दोस्तों तो अगर आप राजस्व व्यय कर रहे हो जिसके अंदर वेतन भत्ते और ब्याज ब्याज देने के अंदर, सब्सिडी देने के अंदर, तो आपको पता है कि इसके अंदर संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। व्यय के अंदर देयताएं कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है। अब आते हैं दोस्तों हम कैपिटल पूंजीगत व्यय पर। पूंजीगत व्यय की बात करें नेचर की तो ये इनरेगुलर होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है दोस्तों पूंजीगत। ठीक है, तो आपको राजस्व आते ही तो नियमित याद रखना है और आवर्ती लगातार रहेगी, और कैपिटल आते ही कि भाई ये इनरेगुलर होगा और दीर्घकाल के लिए होगा। अब दोस्तों हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें या कैपिटल पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो सरकार की ओर से इसके अंदर आपको पता है कि देयता बढ़ती है या संपत्ति कम होती है प्राप्तियों के अंदर, ये याद रखना है दोस्तों। प्राप्तियां पढ़ रहे हैं ये ध्यान रखना, प्राप्तियां।
प्राप्तियों के अंदर सरकार की देयताएं पड़ती है पूंजीगत प्राप्तियों में। और पूंजीगत प्राप्तियों को मैं ऊपर आपको समझा सकता हूं कि पूंजीगत प्राप्तियां किसके माध्यम से होती है, वो होती है ऋण के माध्यम से, ठीक है, या हमने कर दिया विनिवेश उसके माध्यम से। अब दोस्तों पूंजीगत व्यय की जब हम बात करें तो पूंजीगत व्यय के बारे में आपको याद रखना है कि हम अगर पूंजीगत एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, हमारी देयताएं कम होगी, नए नए उद्योग लगेंगे, रोजगार मिलेगा, जनता की कल्याणकारी योजनाओं के अंदर हमको सहायता मिलेगी। अब दोस्तों हम प्राप्तियों की बात करते हैं, हम पूंजीगत प्राप्तियों की और पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। सबसे पहले है ये राजस्व है। पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो कर, ठीक है, और फीस, ये हमारी पूंजीगत प्राप्तियां हो जाती है, वो राजस्व प्राप्तियां हो जाती है। और राजस्व व्यय की बात करें तो हमको अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते और सब्सिडी देनी है, तो ये राजस्व व्यय हो जाता है। पूंजीगत प्राप्ति, अब हम पूंजीगत प्राप्तियों की बात करते हैं तो पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर आता है दोस्तों कि हमने उधार ले लिया, हमने विनिवेश कर दिया, ठीक है। अब पूंजीगत व्यय की बात करें दोस्तों तो सीधा सा मतलब है कि हमने मेट्रो का निर्माण कर दिया, हमने ऋण की वापसी ले ली, हमारे ऋण की वापसी हो गई, हमने नए उद्योग खोल दिए, तो वो है हमारे पूंजीगत क्या, पूंजीगत व्यय, जो कि हमें दीर्घकाल के अंदर क्या देंगे, हमें सरकार को हमारे संसाधनों को बढ़ाने के अंदर सहायता करेंगे। अब दोस्तों हम भारत के जो कोष हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम संचित निधि की बात करेंगे, कंसोलिडेटेड फंड की बात करेंगे। और आपको पता है कि कंसोलिडेटेड फंड का हमारे पास आर्टिकल है आर्टिकल 266, कौन सा, 266। अब दोस्तों संचित निधि के अंदर पैसा कहां से आता है, सभी प्रकार के राजस्व जिसके अंदर कर और गैर कर, ऋण द्वारा लिए गए पैसे और ऋण की वसूली, अर्थात जो सरकार का मुख्य खाता है वो संचित निधि कहलाता है। और आपको एक चीज याद करनी है कि इसका आर्टिकल 266 है, और 266 होने के साथ साथ इसके अंदर एक बात और याद रखनी है, वो कि इसके अंदर पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत है। बिना संसद की मंजूरी के इससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। और आपको पता है संचित निधि के अंदर दो प्रकार के व्यय होते हैं दोस्तों, एक तो भारित व्यय जिसके अंदर केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन होता है ना, न्यायाधीशों का वेतन होता है, कैग का वेतन होता है, ये सब कुछ भारित व्यय है, ये तो आपको करने ही होंगे और इन पर मतदान नहीं होता है, केवल और केवल चर्चा होगी। अब किए गए व्यय मतलब वोट एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मतदान की आवश्यकता होती है, बिना मतदान के इस पर एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता, व्यय नहीं किया जा सकता। और इनका उदाहरण है कल्याणकारी योजनाएं और रक्षा से संबंधित जो हमारे व्यय हैं उनको। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत के दूसरे सरकारी कोष जिसे हम सार्वजनिक कोष कहते हैं, और पब्लिक अकाउंट, यह भी हमारे आर्टिकल 266 के अंदर है। इसके स्रोत क्या है दोस्तों, जनता का पैसा है दोस्तों, जो भविष्य निधि पीएफ के माध्यम से या डाकघर में जितनी भी बचत योजनाएं हैं या जमानत राशि है, वो सब कुछ जो रखी जाती है वो दोस्तों हमारे पब्लिक अकाउंट के अंदर रखी जाती है। और आपको पता है कि इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सरकार एक बैंकर की भूमिका के रूप में इसमें कार्य करती है। अब दोस्तों हमारे पास हमारे सरकार का तीसरा कोष आता है, और तीसरे कोष को हम कहते हैं कंसोलिडेंसी फंड, अर्थात आकस्मिक निधि। तो इसका हमारे भारतीय संविधान के अंदर वर्णन किया गया है आर्टिकल 267 के अंदर, 266, 267। और दोस्तों इसकी राशि 50 करोड़ है, कितने करोड़ है, 50 करोड़। और इसका नियंत्रण जो करता है दोस्तों वो है हमारा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की ओर से उनका वित्त सचिव। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, हमारी आकस्मिक निधि का, आकस्मिक का मतलब होता है अप्रत्याशित अल्पकालीन खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे कि हम कोविड का उदाहरण ले सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास बजट से संबंधित कुछ विधेयक आते हैं, और कुछ विधेयक आने के साथ साथ हमको हमको एक चीज याद रखनी है सबसे पहले, कि दोस्तों बजट से संबंधित तीन विधेयकों को हम पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले मनी बिल, फाइनेंस बिल फर्स्ट, फाइनेंस बिल सेकंड, ठीक है। अब हम दोस्तों सबसे पहले मनी बिल की बात करते हैं। तो मनी बिल के बारे में आपको याद रखना है कि मनी बिल अर्थात धन विधेयक आर्टिकल 110 के अंदर,
इसका विषय क्या है दोस्तों? कर लगाने, हटाने, उधार लेने तथा संचित निधि से अगर आपने व्यय करना है तो आपको धन विधेयक लाना होगा। और उसकी पावर कौन देता है? आर्टिकल 110। और इसका प्रक्रम क्या है कि हमारी जो लोकसभा है केवल उसके अंदर पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर पेश किया जाएगा। साथ ही साथ स्पीकर का प्रमाणन, अगर स्पीकर ने कह दिया कि यह बिल धन विधेयक है तो वह धन विधेयक है। राज्यसभा के अंदर गया तो राज्यसभा के अंदर केवल 14 दिन ही है, रोक सकती है, संशोधन नहीं कर सकती, केवल और केवल सुझाव दे सकती है। और अगर इसने कोई सुझाव दिया तो उससे मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है, चाहे तो माने चाहे तो ना भी माने। अब आता है दोस्तों हमारे पास फाइनेंस बिल फर्स्ट। फाइनेंस बिल फर्स्ट की बात करें तो आपको पता है कि आर्टिकल 117 एक के अंदर इसका वर्णन किया गया है और इसके अंदर धन विधेयक के मामले हैं। अन्य विधेयकों के जो सामान्य मामले है कि भाई मनी बिल तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन कोई ऐसा बिल कि जो पहले मतलब जो हमारे मनी बिल के अंदर नहीं है वो और इसके अंदर है, तो हम इसको इसमें शामिल करते हैं फाइनेंस बिल फर्स्ट के अंदर। ठीक है, सामान्यतः विधायी मामले होते हैं पैसों से संबंधित। धन विधेयक के समान होता है और लोकसभा में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से किया जाता है। तो फाइनेंस बिल लगभग मनी बिल के जैसा है, परंतु कुछ थोड़ा सा अंतर है। अब फाइनेंस बिल सेकंड की स्थिति की बात करें तो संचित विधि से व्यय का प्रावधान तो होता है, लेकिन आर्टिकल 110 के अंदर ये मामले शामिल नहीं होते दोस्तों। ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या है दोस्तों? ये किसी भी सदन के अंदर पेश किया जाता है। विचार के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता इसमें भी होती है। तो तीनों के अंदर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता तो होती है, लेकिन वित्त विधेयक सेकंड जो कि 17 आर्टिकल 117 3 के अंदर दिया गया है वो दोनों सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि आर्टिकल 117 1 और आर्टिकल 110 मनी बिल और 117 1 हमारा वित्त विधेयक है ना, उसकी कैटेगरी कौन सी? फर्स्ट। वो हम केवल और केवल किस में कर सकते हैं पेश? वो केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बजट की बात करें तो सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन होता है 1 फरवरी को। वित्त विधेयक भी इसी दिन पेश कर दिया जाता है। फिर इसके बाद होती है दोस्तों आम चर्चा, और आम चर्चा के अंदर दोनों सदनों में बहस होती है। नीतियों पर कोई बहस नहीं होती और न ही कोई मतदान होता। विभागीय समितियों की जांच की जाती है, फिर बजट के प्रस्तावों की जांच की जाती है। इसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान करने के लिए चौथा चरण है हमारे पास। केवल अनुदान मांगों पर वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए केवल लोकसभा में। इसमें गिलोटिन एक महत्वपूर्ण शब्द है। समय की कमी होने पर बिना चर्चा के सभी मांगों को एक साथ रख देना है और एक साथ मतदान कर देना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? गिलोटिन कहलाता है। आपको ये महत्वपूर्ण है, गिलोटिन। गिलोटिन क्या है? समय की कमी होने पर बिना चर्चा के सभी मांगों पर एक साथ मतदान करवा लेना गिलोटिन कहलाता है। और ये चौथा चरण है वो, है ना। और चौथे चरण का नाम आपको पता है कि केवल लोकसभा के अंदर केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स इसे हम कहते हैं। इस चरण के अंदर कई प्रस्ताव लाए जाते हैं, जिसके अंदर हम कटौती प्रस्ताव की आगे चर्चा करने वाले हैं। अब ये अगर पास हो जाता है तो फिर हम हमारे पास विनियोग विधेयक पारित करना होता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल जो कि आर्टिकल हमारे 114 के अंदर वर्णित है। ठीक है, और भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार देता है। कौन सा? आर्टिकल 114, जो कि हम विनियोग विधेयक के माध्यम से जारी करते हैं। वित्त विधेयक पारित करना हमारा छठा चरण है और सरकार सभी प्रस्तावों को इसके अंदर पारित करनी है। अब हमको एक अतिरिक्त जानकारी याद रखनी है कि बजट के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है और ये एक दिन पहले पेश कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है दोस्तों? एक दिन पहले पेश कर दिया जाता है। अब कटौती प्रस्ताव की बात करें तो दोस्तों 3 प्रकार की कटौती होती है। सबसे पहले हम नीतिगत कटौती की बात करेंगे, और नीतिगत कटौती या पॉलिसी कट की बात करें तो इस नीति में महत्वपूर्ण एक ही चीज याद रखनी है कि असहमति प्रकट करना है और मांग जो सरकार के द्वारा की जाती है उसके अंदर मांग की राशि को घटाकर 1 रुपए तक कम कर देना होता है। 1 रुपए काट लेना नीतिगत कटौती या पॉलिसी कटौती कहलाती है। अब दोस्तों इकोनॉमी कटौती या अर्थव्यवस्था कटौती, आपको पता है कि जो कटौती के प्रस्ताव हैं वो केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं और अनुदान मांगों में कटौती करके सरकार की नीति का विरोध करना इसका उद्देश्य होता है कटौती प्रस्तावों का। अब हम आर्थिक कटौती की बात करें दोस्तों तो प्रस्तावित व्यय में कटौती की जा सकती है। यह दर्शाना होता है कि मांग
जो सरकार के द्वारा की गई है वो निश्चित राशि तक कम कर दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खर्च कर रही है सरकार। ये उद्देश्य होता है इसका। सांकेतिक कटौती, जिसे हम कहते हैं टोकन कटौती भी कहते हैं, कोई विशेष शिकायत करना या मांग को 100 रुपए तक कम कर देना, तो वो होती है दोस्तों सांकेतिक कटौती। अब आता है दोस्तों हमारे पास बजट डेफिसिट। सो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्व घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा सीधा सा एक ही इसका फॉर्मूला है। यदि हम राजस्व व्यय के अंदर से राजस्व प्राप्तियों को घटा दें, तो वो दोस्तों हमारा राजस्व घाटा कहलाएगा। और राजस्व घाटे में आपको याद रखना है कि सरकार को अपनी प्रतिदिन की आय और व्यय के जो खर्चे, अगर राजस्व घाटा ज्यादा है तो सरकार का सीधा सा मतलब है कि वो अपने दिन प्रतिदिन के अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही ही, उधार का घी लेकर अपने खर्चों को पूरा कर रही है। तो ये होता है दोस्तों राजस्व घाटा। राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व व्यय के अंदर से राजस्व प्राप्तियों को अगर निकाल दिया जाए तो राजस्व घाटा हमारे पास आ जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारे पास राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट इसे हम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा कुल व्यय है उसके अंदर से हमको राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण जो हमारी पूंजीगत प्राप्तियां हैं उनको जोड़ लिया जाता है और कुल व्यय में से घटा दिया जाता है। तो राजकोषीय घाटे का सीधा सा मतलब हो जाएगा दोस्तों कि जो सरकार की टोटल बोरोइंग्स है, अर्थात सरकार ने जो कुल उधारी ली है, वह सरकार के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है। क्योंकि राजकोषीय घाटा सरकार की कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति की ओर इशारा करता है कि भाई सरकार अपनी राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को घटाकर कुल व्यय में जोड़कर कुल व्यय में से घटा रही है। तो दोस्तों हम इसके अंदर दो भागों के अंदर बांट सकते हैं इसको। प्रभावी राजस्व घाटा मतलब ईआरडी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर क्या होता है दोस्तों, राजस्व घाटे के अंदर से, ठीक है, राजस्व घाटे के अंदर से पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए जो कुल अनुदान दिया गया है उसको घटा देना। ठीक है, तो ये प्रभावी राजस्व घाटा भी महत्वपूर्ण है ना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, राजस्व घाटे का वह हिस्सा जो वास्तव में उपभोग पर खर्च हुआ है, परिसंपत्ति के निर्माण पर नहीं। ठीक है, तो ये करते ही हमारा प्रभावी राजस्व घाटा आ जाएगा। मौद्रिक घाटे की बात करें तो घाटे के बजट का वह हिस्सा जिसका वित्त पोषण आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो इसे हम मौद्रिक घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटे की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्राथमिक घाटे को कहते हैं राजकोषीय घाटा, और उसमें से हम जब ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो हमारा वो प्राथमिक घाटा आ जाता है। तो ये चालू वर्ष के अंदर सरकार ने कितना उधार लिया उसको हम जानने के लिए प्राथमिक घाटे का प्रयोग करते हैं। मौद्रिक घाटा आपको पता है कि अगर आरबीआई के माध्यम से हम ऋण लेकर वित्त पोषण कर रहे हैं तो हमारा मौद्रिक घाटा कहलाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा पूंजी राजस्व घाटे के अंदर जब हम पूंजी परिसंपत्ति निर्माण के लिए दिया गया जो अनुदान है उसको घटा देते हैं तो हमारा ईआरडी आ जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो राजस्व व्यय के अंदर राजस्व प्राप्तियों को घटा देते हैं तो हमारे पास राजस्व घाटा आ जाता है। राजकोषीय घाटे की बात करें तो हमको दो चीजें जोड़नी होती है, राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, उसको हम जोड़कर कुल व्यय में से घटा देते हैं। अब आती है दोस्तों हमारे पास फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की बात करें दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो आपको पता है कि सरकार का अर्थव्यवस्था में प्रबंधन का उपकरण है ये एक, जो कराधान और व्यय और ऋण से संबंधित महत्वपूर्ण हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो राजकोषीय नीति के अंदर सरकार का प्रबंधन का उपकरण
जिसके अंदर सरकार के कराधान और व्यय और ऋण से संबंधित प्रमुख नीतियां हैं, जिसके अंदर हम दो प्रकार की राजकोषीय नीति की बात करेंगे, जहां हम एक्सपेंशन विस्तारवादी और दूसरा कॉन्ट्रैक्टरी, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं संकुचनवादी। संकुचन विस्तारवादी की जब हम बात करें तो दोस्तों ये सीधा सा है कि अर्थव्यवस्था को कैसे भी एक्सपेंस करना है। एक्सपेंस करने का मतलब है कि विस्तार करना है। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों कि मंदी से लड़ना और समग्र मांग को बढ़ाना। इसके उपकरण क्या होते हैं दोस्तों? अगर सरकार विस्तार करना चाहती है तो वह सरकारी व्यय को बढ़ा देगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगी तथा टैक्स को क्या कर देगी? घटा देगी, जिससे हमारी विस्तारवादी नीति, जिससे सरकार के अंदर मंदी से और सरकार अर्थव्यवस्था के अंदर अपना अधिकतम प्रयास करके अर्थव्यवस्था को बूम करती है। अर्थव्यवस्था में गति, रोजगार और निवेश में वृद्धि की जाती है इससे, है ना, विस्तारवादी नीति से। सिर्फ इतना सा याद रखना है, विस्तारवादी सरकार को बाजार के अंदर पैसा डालना है। संकुचनवादी की बात करें तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए समग्र मांग को घटाना इसका उद्देश्य होता है, जिससे अर्थव्यवस्था के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाए। इसके अंदर सरकार क्या करेगी कि सरकार अपना जो व्यय है उसको तो बढ़ाएगी और अपने व्यय को तो घटाएगी और कर को बढ़ा देगी, जिससे कि कम से कम खर्च हो। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? महंगाई को कम करना, रोजगार और निवेश के अंदर कमी करना। अब राजकोषीय नीति के जो उद्देश्य हैं दोस्तों, राजकोषीय नीति की क्या आवश्यकता है? तो राजकोषीय नीति इस वजह से नियंत्रित करना जरूरी है कि कभी कई समय के साथ विस्तारवादी और कई बार समय के साथ संकुचनकारी। तो ये क्या चाहती है दोस्तों कि पूर्ण रोजगार के लिए जरूरी है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकती है, आर्थिक विकास को बढ़ा सकती है, संतुलित विकास कर सकती है, ठीक है, बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए जरूरी है, और एक्सचेंज रेट को भी यह निर्धारित करती है। राजकोषीय समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय घाटे को कम करने का एक उपकरण है। इसके अंदर क्या क्या कदम उठाए जाते हैं कि राजस्व को कैसे भी करके बढ़ाया जाए, जैसे कि जीएसटी लागू करना, व्यक्ति व्यय को युक्ति संगत बनाना, जिसके अंदर सब्सिडी का युक्तिकरण हम नैनो यूरिया, जिससे कि नैनो यूरिया का उद्योगों के अंदर हस्तांतरण रोका जा सके, रिसाव को कम करना, जिसके अंदर हम डीबीटी को उदाहरण ले सकते हैं, व्यय के अंदर कमी करना, जैसे कि एनपीएस को लागू करना, सरकारी ऋण को बेहतर प्रबंधन करना। अब दोस्तों आते हैं हमारे एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट दोस्तों क्या है? फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसका दोस्तों हमारे एफआरबीएम एक्ट का उद्देश्य क्या है? राजकोषीय अनुशासन या फिस्कल डिसिप्लिन बनाना, राजकोषीय नीति में पारदर्शिता अर्थात ट्रांसपेरेंसी लाना। और एफआरबीएम एक्ट किसकी सिफारिश पर जारी किया गया दोस्तों? इसकी सिफारिश पर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, और वो कौन सी समिति? एन के सिंह कमेटी थी, जिसने कहा कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के 2.5% और राजकोषीय घाटा जीडीपी के 0.8% पर निर्धारित किया जाना चाहिए। और इनकी समय सीमा 2023 थी, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। राजकोषीय घाटा 2.5, देखो दोस्तों, नाम बड़ा तो परसेंट में भी 2.5, राजकोषीय घाटा 2.8%, छोटा नाम 8%, 0.8%। अब दोस्तों इसकी एफआरबीएम एक्ट की दो धाराएं हैं, ठीक है। एक तो धारा 4(2) के अंदर जो कि बचाव करता है, किन परिस्थितियों के अंदर एफआरबीएम एक्ट को लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध के समय बात हो, राष्ट्रीय आपदा की बात हो, अर्थव्यवस्था में सुधारात्मक और संरचनात्मक कार्य करने हो, जब उत्पादन की बात हो, तेजी से गिरावट की गई हो। और एफआरबीएम एक्ट के माध्यम से कुछ निर्धारित किया गया है कि ये दस्तावेज सरकार को बजट के साथ पेश करने होंगे, जिसके अंदर है माइक्रो इकोनॉमी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, राजकोषीय नीति, रणनीति विवरण, मध्यावधि की राजकोषीय नीति का विवरण, की सरकार के इन सब के अंदर क्या स्टेटमेंट है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार आ जाता है पॉइंट के अंदर कि सर एफआरबीएम एक्ट कौन कौन से दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण की बात करता है। अब दोस्तों आपको महत्वपूर्ण अवधारणाएं याद करनी होगी, जो कि हमारे आगे आने वाली स्लाइड के अंदर काम आएगी, जिसके अंदर हम एक लॉफर कर्व की बात करेंगे। लॉफर कर्व का सीधा सा मतलब है दोस्तों, कर की दर और कुल राजस्व के बीच संबंध दर्शाता है, और एक बिंदु के बाद कर की दर बढ़ने पर राजस्व घटने लगता है, ठीक है।
आपको पता है कि एक बिंदु के बाद अगर कर बढ़ाया आपने तो फिर राजस्व क्या करने लगता है, घटने लगता है। ये है लोफर कर। कौन सा कर? लोफर कर। शून्य आधारित बजट की बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष को शून्य से शुरू करना होता है और हर खर्च को नए सिरे से दोबारा उचित ठहराना पड़ता है और उस पर आधारित सभी निर्णय लिए जाते हैं। आउटकम बजट की बात करें तो इसमें फोकस खर्च पर नहीं होता बल्कि खर्च से मिलने वाले परिणाम पर होता है। अब दोस्तों एक और चीज याद रखनी है और वो याद रखनी है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, जब सरकार बाजार से बहुत अधिक उधार ले लेती है तो निजी क्षेत्र के लिए ऋण बहुत अधिक महंगा हो जाता है जिससे उसका निवेश घटने लगता है। जेंडर बजट की बात करें तो लिंग पर आधारित या लिंग के अनुसार संसाधनों का आवंटन करना जेंडर बजट कहलाता है और 2005-6 में इस बजट की शुरुआत हुई। दोस्तों एक बजट के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा सबसे अधिक किस पर खर्च होता है? रक्षा पर। ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास, गृह मामले, ये सब हम आगे हालांकि इसको पढ़ेंगे। अब ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हमारे पास रुपया आता कहाँ से। दोस्तों सबसे ज्यादा आपको पता है कि हमारे पास जो रुपया आता है, जो हमारे पास रुपया आता है दोस्तों, वो आता है हमारे पास उधारी से। किससे आता है? उधारी से। और उसका परसेंट है 24%। और सबसे अधिक जाता कहाँ है दोस्तों हमारे पास? तो आपको पता है कि सबसे अधिक हमारे पास जाता है राज्यों को अनुदान देने के लिए। ठीक है। राज्यों के हिस्से में जाता है टैक्स एंड ड्यूटीज के रूप में 22% में। ठीक है। फिर उसके बाद उधारी के बाद हमको सबसे अधिक आय प्राप्त होती है आयकर से। किससे? आयकर से। 22% होती है। 22% आयकर से प्राप्त होती है। और आयकर के बारे में आपको याद रखना है कि दूसरे नंबर पर आयकर से प्राप्त होती है, तीसरे नंबर पर जीएसटी से और चौथे नंबर पर हमें निगम कर से प्राप्त होता है। और सर्वाधिक हमारे पास राज्यों के हिस्सों में जाता है और 20% हमारे पास ब्याज भुगतान में चले जाता है। ठीक है। और केंद्रीय योजनाओं में हमारे पास 16% चला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कि रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो दोस्तों अगली हम क्लास लेंगे, हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप इस क्लास को देखिए और अपना रिवीजन कीजिए पहले और दूसरी क्लास के अंदर। और आप कमेंट कर सकते हैं मुझे अगर कोई आपको टॉपिक नहीं आया समझ में, तो मैं अपने पिन बॉक्स में आपको वो सरल भाषा के अंदर पिन कर दूंगा।